हाँ तो भाई क्या हाल है। चलिए तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने 26 चैप्टर को कंप्लीट किया था और उस चैप्टर के साथ हम अब कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे। जो मैंने आपको बताए थे ना कि हमारे जो तंत्र थे, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, उन तंत्रों की कुछ बीमारियां हैं, डिजीज हैं। तो उन डिजीजों को आज हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है डिजीजों से। मैं आपको बता दूं, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है बीमारियों से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र। जो टॉपिक था, चैप्टर था 22, वहां से कौन सी डिजीज आपको पढ़नी है तो सुनिए। वहां केवल आपको इतना पढ़ना है, प्रोटीन कुपोषण, अर्थात भोजन के या भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए। भोजन में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में 2 मुख्य रोग हो जाते हैं। वो कौन से हो जाते हैं? पहला रोग है क्वाशियोरकोर। ठीक है, तो क्वाशियोरकोर रोग क्या है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े। ठीक है, तो क्वाशियोरकोर हम समझते हैं क्या है भाई, कि जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो, जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो इससे क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। क्या बात है कि भाई छोटे बच्चे का जो डाइट प्लान होता है उसमें पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई 1 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसका वजन जैसे हम मान लेते हैं 6-7 केजी का है ना, तो उसको 6 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है भोजन में। मैं क्या कह रहा हूं कि 1 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 1 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 1 ग्राम पर केजी, अब ये जो पर केजी है ना, वो उस बच्चे का वजन है। ठीक है, अपने वजन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम हमको डेली प्रोटीन चाहिए होती है छोटे बच्चों को। ठीक है, तो अगर उससे ये कम ग्रहण करें, जो 1 ग्राम पर केजी से कम ग्रहण करें प्रोटीन को, तो उन बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकोर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? क्वाशियोरकोर हो जाता है। तो देखो, क्वाशियोरकोर की तो सिंपल सी बात है कि जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो बच्चों में क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। ये जो रोग होता है वह 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है, अच्छा, अब मुख्य बात है इसके लक्षण की कि भाई क्वाशियोरकोर रोग हो जाए तो लक्षण क्या होते हैं। तो हम लक्षण पढ़ेंगे कि भाई एक तो वजन कम हो जाता है, बच्चे का वजन कम हो जाता है और उसका स्वभाव कैसा रहता है? चिड़चिड़ा रहता है। ठीक है, सेकंड, उस बच्चे की त्वचा काली वह खुरदरी होकर फटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में सूजन आती है तथा पेट आगे निकल आता है। बात समझो कि अगर किसी बच्चे को क्वाशियोरकोर रोग है तो उसका वजन कम हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा काली और खुरदरी होकर फटने लगती है, शरीर में सूजन तथा पेट आगे निकल आता है और उस बच्चे के जो बाल हैं वो पतले हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या सफेद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लक्षण है किसके? क्वाशियोरकोर के। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस क्लास को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप देख लेना हर साल 2 या 3 नंबर की डिजीज पूछी गई है किसी भी चैप्टर से। ठीक है, तो डिजीज बहुत मुख्य है। तो मैं आज जो यहाँ पर कराऊंगा वही डिजीज आपको पढ़नी है केवल, है। बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स मैं आपसे बता रहा हूं। तो ये क्वाशियोरकोर की बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है।
कि जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वाशियोर रोग हो जाता है, और ये 1 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। लक्षण की बात करें तो ऐसे बच्चों का वजन कम हो जाता है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, त्वचा काली और खुरदरी होकर फटने लगती है, शरीर में सूजन और पेट आगे निकल आता है, और इनके बाल पतले, कम या सफेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण थे किसके? क्वाशियोर के। सेकंड जो रोग है उसको मैरस्मस यानी कि सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा। तो सूखा रोग मतलब बच्चा सूख जाता है, मतलब बहुत कमजोर हो जाता है। तो ये क्या है भाई कि भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो। मैं ये कहूं, प्रोटीन के साथ साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो भोजन में, तो उस बच्चे को कौन सा रोग होता है? मैरस्मस रोग होता है। दोनों में अंतर समझो कि अगर भोजन में केवल प्रोटीन की ही कमी हो तो क्वाशियोर, और अगर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो उस बच्चे में कौन सा रोग होता है? मैरस्मस रोग होता है। ठीक है, इसके क्या लक्षण है कि मैरस्मस से ग्रसित बच्चे का वजन अत्यधिक ही कम हो जाता है, और एक पॉइंट की बात क्या है कि यह जो डिजीज होती है ना, वो 1 वर्ष से कम के बच्चे में होती है। ठीक है, 1 वर्ष से जो कम बच्चा होता है उस बच्चे में ही मैरस्मस रोग होता है, और उससे आगे के में कौन सा होता है? क्वाशियोर होता है। तो इसका वजन बहुत ही कम हो जाता है, लगभग 60 से 70% वजन कम हो जाता है उसका। चेहरा मुरझाया हुआ और सूखा यानी कि झुर्रियां दिखाई पड़ती हैं। इसकी टांगे बिल्कुल पतली, भुजा टांगे पतली होती हैं, और पसलियां बाहर से दिखाई देती हैं। मतलब इतना सूखा सा हो जाता है कि आप बाहर से ही इसकी पसलियों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे तो तुम में भी ऐसे ही हैं, उनकी बाहर से ही पसलियां दिखाई देती है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं वो। ठीक है, और शरीर में कोई सूजन नहीं होती। बात समझो, क्वाशियोर में तो शरीर में सूजन आ जाती थी, लेकिन मैरस्मस में शरीर में कोई सूजन नहीं होती है और बाल अप्रभावित रहते हैं, जबकि क्वाशियोर में बाल पतले, कम या सफेद हो जाते हैं। तो ये मैरस्मस है। उपचार की बात करें दोनों डिजीज की, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम संतुलित आहार या प्रोटीन युक्त भोजन देंगे तो उसमें ये डिजीज नहीं होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो पाचन तंत्र वाले चैप्टर से आपको यही 2 डिजीज पढ़नी है केवल, जो कि प्रोटीन कुपोषण है, और इनको मैं बता दूं PEM के नाम से भी जानते हैं। P का मतलब प्रोटीन, E का एनर्जी, और इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। पैम, PEM, तो PEM का P का मतलब प्रोटीन, E का मतलब एनर्जी, M का मतलब माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? कुपोषण। तो ये जो 2 डिजीज हैं उनको पैम भी कहते हैं, PEM भी कहते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस तंत्र से तो आपको यही 2 डिजीज पढ़नी है। ठीक है, तो अब आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें 1 मिनट में। बात समझ में आ रही है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको उतारते हुए रहना। चलिए, ठीक है भाई, राइट डाउन हो गया। बहुत मुख्य है ये। ठीक है, इस बार फिर कोई ना कोई डिजीज आएगी। तो ये तो बात हो गई पाचन तंत्र की। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? श्वसन तंत्र की डिजीज। तो देखते हैं श्वसन तंत्र की डिजीज। हाँ तो भाई
जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, श्वसन तंत्र संबंधी रोग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि श्वसन तंत्र संबंधी 2 रोगों को समझाइए, ठीक है। मतलब कोई से भी 2 रोग आप समझाने के लिए वो आपसे कह रहा था, ठीक है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो मुख्य बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, वो ये 4 डिजीज हैं, ठीक है। इन 4 डिजीजों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए, सबसे पहली जो डिजीज है वह होती है अस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, ठीक है। आपने कई बहुत सारे नाम सुने, मतलब बहुत ज्यादा बार नाम सुना होगा अस्थमा का। तो हम समझ लेते हैं कि ये अस्थमा क्या चीज है। तो देखिए कि जो अस्थमा रोग होता है वह है परागकण, धूलकण, धुआं, ठंड, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। मतलब एलर्जी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो लगभग 70% इंसानों को एलर्जी होती है ना किसी वस्तु से, ना किसी से भी हो सकती है। वो आप कहें तो जैसे गेहूं से, बाजरे से, किसी से भी, मतलब कहने का ये है ना। अधिकतर जो है वो धूल से तो ज्यादा होती है, ठंड से ना, इनसे ज्यादा एलर्जी होती है धूल से और ठंड से। तो देखिए, जैसे भाई किसी व्यक्ति को धुआं से एलर्जी है, किसी को सर्दियों से ही एलर्जी होती है, तो उन व्यक्तियों में इस रोग के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जो अस्थमा रोग होता है वह एलर्जी कारकों के कारण होता है। एलर्जी किसी से भी, जैसे परागकण से, धूलकण से, धुआं से आदि से, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि क्यों होता है। अब इसमें क्या होता है कि इस रोग में खांसी और श्वास लेने में कठिनाई आती है। इस रोग में खांसी और श्वास लेने में कठिनाई आती है। क्या होता है फिर इसमें कि जब किसी व्यक्ति को किसी से एलर्जी होती है, किसी कारक से, तो लगातार एलर्जी रहने से उसकी जो श्वसनियां होती हैं, अब श्वसनियां आप जानते हैं, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था, उन श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा बनता है। क्या बनता है? श्लेष्मा। और उस श्लेष्मा बनता है और जिससे सूजन भी आ जाती है। अब एक बात मुझे बताओ, ये श्वसनी है, इसमें श्लेष्मा भी ज्यादा बन रहा है और इसमें सूजन भी आ गई है, ठीक है। जब इसमें सूजन आ जाएगी तो ये सक्रिय रहेगी कि नहीं रहेगी? सक्रिय हो जाएगा ना, ये जो श्वसनी है वो सक्रिय होगी कि नहीं होगी? अब जब ये सक्रिय हो जाएगी तो श्वास लेने में क्या आएगी? कठिनाई आएगी। बात समझ में आ रही है भाई? किसी भी व्यक्ति को जैसे एलर्जी है, तो एलर्जी से क्या होता है कि उसकी श्वसनियों में सूजन आ जाती है और सूजन आने से ये सक्रिय हो जाती हैं, और जैसे ही ये सक्रिय हो जाती हैं तो इनको श्वास लेने में क्या आती है? कठिनाई आती है। तो इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? अस्थमा रोग बोलेंगे। बहुत सिंपल, अस्थमा मुख्य है ये। बहुत आप कहेंगे साहब कि परागकण, धूलकण, धुआं आदि के एलर्जी के कारण ये रोग होता है? इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आती है, खांसी आती है, और इसमें श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा बनती है और सूजन आ जाने से वो सक्रिय हो जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई चलो ये अस्थमा है तो उसका बचाव क्या करेंगे? तो भाई बचाव तो यही है कि आप एलर्जी कारकों से दूर रहें, जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे बचें आप, ठीक है। और उपचार ब्रोंकोडायलेटर व एंटीबायोटिक। ब्रोंकोडायलेटर, डायलेट का मतलब होता है उसको चौड़ा करने वाला। तो हम अगर इस ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे एक इंस्ट्रूमेंट से तो ये चौड़ी हो जाएंगे, जिससे श्वास लेने में कठिनाई नहीं आएगी। तो इसका उपचार, बचाव और उपचार में बहुत अंतर होता है। मैं आपको 3 मेडिकल टर्म बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझना, ये आपको आगे भी काम आएंगे। एक शब्द होता है निदान, एक होता है बचाव और एक होता है उपचार। इन तीनों शब्दों में बहुत अंतर है, ठीक है। निदान,
निदान का मतलब होता है जब आप लैब में, मतलब जैसे आप टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आपकी डिजीज की पहचान होती है। बताओ होती नहीं होती कि भाई हमें ये बीमारी है। तो लैब में जो आपकी डिजीज की पहचान हुई है उसको तो हम बोलते हैं निदान, है ना। निदान समझ में आ गया क्या है? किसी भी डिजीज की पहचान होना। और एक होता है बचाव। अब वो आपसे कहता है कि डॉक्टर कि भाई आप अगर ठंड से बचेंगे, बात समझो, मैं ये कहूं कि आप क्या अपने लिए कर सकते हैं। यार सीधी सी बात मैं बताऊं कि दवाइयों को छोड़कर आप विदाउट हॉस्पिटल की सहायता से घर पर जो प्रिवेंशन करेंगे वो क्या है? बचाव है। बात समझ में आ गई। और उपचार, आप बीमार हैं और आप दवाइयों का सहारा लेकर सही हो रहे हैं तो वो उपचार है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर बचाव तो ये हो गया कि आप एलर्जी कारकों से दूर रहें। भाई इसमें कोई डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ नहीं कर रहे, आप खुद एलर्जी कारकों से दूर रहें, तो ये बचाव है। और उपचार में क्या है कि आप ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप सही हो रहे हैं। तो ये बचाव, उपचार और निदान का मतलब समझ में आ गया, बहुत डिफरेंट है इनमें। ठीक है। हाँ, तो ये तो हमारी फर्स्ट डिजीज हुई जिसको हम क्या कह रहे हैं? अस्थमा कह रहे हैं। सेकंड जो है वो है वात स्फीति यानी कि एम्फाइसीमा। वात का मतलब है वायु, क्या है? वायु। तो देखिए कि एम्फाइसीमा जो होता है वो ज्यादा धूम्रपान करने से होता है, स्मोकिंग, मोस्टली सिगरेट, बीड़ी सिगरेट। ठीक है। तो ज्यादा धूम्रपान करने से ये एम्फाइसीमा रोग होता है। और इसमें धूम्रपान से जो कोशिका भित्तियां हैं, अब कोशिका वही है जो फेफड़ों के अंदर यूनिट थी इसकी, फंक्शनल यूनिट, उसकी कोशिका भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। और फेफड़ों के जो वायु स्थान है, मैं आपको बता दूं कि फेफड़ों में जो कोशिका भित्ति जब नष्ट हो जाती हैं तो वायु ज्यादा बढ़ जाती है उनमें, है ना। मतलब उनके जो वायु के स्थान है वो बड़े हो जाते हैं। और जब हम श्वास को बाहर भी निकाल देते हैं तो भी हमारे फेफड़ों में ज्यादा मात्रा में क्या बची रह जाती है? वायु, जो कि एक प्रकार की डिजीज है। क्योंकि ज्यादा चीज कोई भी हो वो हमारे लिए डिजीज होती है। एक बार जरा ध्यान समझो कि जो एम्फाइसीमा है वो अत्यधिक धूम्रपान से हो रहा है। ये धूम्रपान करने से क्या हुआ कि कोशिका भित्तियां नष्ट हो गई। और जब कोशिकाओं की भित्तियां नष्ट हो गई तो उनमें वायु भरने के स्थान 100% ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि कोशिका ही नष्ट हो गई है उसकी। ठीक है। तो जब आप बाह्य श्वसन भी कर देंगे तो भी आपके फेफड़ों में वायु बची रहेगी। तो इस डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? वात स्फीति बोल देते हैं। बचाव उपचार सेम है जो इसके हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिलिकोसिस, बहुत ही मुख्य बीमारी है सिलिकोसिस। और आपको अगर याद हो तो 7-8 महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड था इस सिलिकोसिस का। न्यूज़पेपर में डेली 1-2 व्यक्ति इस बीमारी से मरता था। याद करना आप उस बात को। ठीक है। सिलिकोसिस से वो बीमार, वो पीड़ित और वो मर गया। तो वही डिजीज है सिलिकोसिस। सिलिका क्या है? सिलिका रेत का कण होता है। होता नहीं होता? बालों में होती है सिलिका, अरे रेत में होती है भाई सिलिका, नहीं होती क्या? मिनरल्स भी है, एलिमेंट नहीं है क्या? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिलिका ना। तो सुनिए कि यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण का मतलब यह है कि उस वायु से जिसमें सिलिका के कण ज्यादा हो, मतलब उस स्थान पर जहां सिलिका के कण ज्यादा हो एनवायरमेंट में, उस स्थान पर ये रोग होता है। अब ये सिलिका के कण कहां होते हैं भाई? ये कण उस स्थानों पर होते हैं जहां मिट्टी के, पत्थरों के कारखाने होते हैं, खाने होती हैं। जैसे अपना बयाना है, समझ में आ रही बात? तो बयाना में क्या है, जैसे आपकी तरफ ये अलीपुर है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, जो डस्ट क्रेशर और चलती है, पत्थरों की खुदाई होती है,
तो वहां के वातावरण में, वायुमंडल में सिलिका के कण ज्यादा घूमते रहते हैं, तो वो वायु कैसी है, प्रदूषित। तो वो कण, अब बात समझो कि यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है, और श्वास के साथ ये कण, कौन से कण, जो सिलिका के कण हैं, जो आपके वायुमंडल में थे उस स्थान पर जहां इनका कार्य होता है, तो वो कण फेफड़ों में चले जाते हैं और वहां क्या उत्पन्न करते हैं, सूजन उत्पन्न करते हैं। और जैसे ही सूजन उत्पन्न हो जाती है, हमें श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। और ये रोग खानों में काम करने वाले श्रमिकों में ज्यादा होता है। तो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है ये सिलिकोसिस। आपको इतना समझना है इसमें कि यह वायु प्रदूषण के कारण होता है और उन श्रमिकों में होता है जो खानों में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकोसिस डिजीज है। लास्ट डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं वो श्वसनी शोथ, जिसको हम ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। शोथ का मतलब बायोलॉजी में सूजन से होता है, सूजन। शोथ शब्द आ जाए तो समझ लेना सूजन। और श्वसनी तो आप जानते ही हैं, है ना। तो देखो, सिगरेट के धुएं में जो ब्रोंकाइटिस डिजीज है वो मुख्य रूप से सिगरेट से होता है। तो सिगरेट के धुएं में जो रसायन होते हैं, निकोटिन आदि, उन रसायनों के कारण अधिक मात्रा में श्वसनी में श्लेष्मा बनती है और सूजन भी आ जाती है, जिससे खांसी और श्वास लेने में कठिनाई आती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी डिजीज है ये तो, श्वसनी शोथ। वो कह रहा है कि सिगरेट के धुएं में जो रसायन उपस्थित होते हैं उनके कारण अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनती है। श्लेष्मा बनने से श्वसनी में सूजन आ जाती है और खांसी और श्वास लेने में कठिनाई आती है। तो ये हमारी जो 4 डिजीज आपको दिखाई दे रही है वो किसकी हैं, श्वसन तंत्र संबंधी। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, श्वसन तंत्र संबंधी ये 4 डिजीज आपको कर लेनी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लगातार 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है डिजीज से, इस साल भी आएगा, 100% आएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बार इनके चांस हैं श्वसन संबंधी। ठीक है, क्योंकि इस साल जो एग्जाम हुआ है उसमें रक्त संबंधी डिजीज आई थी, परिसंचरण तंत्र संबंधी, और उससे पहले आई थी श्वसन तंत्र संबंधी। ठीक है, तो इसके चांस बन रहे हैं इस बार आने के। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ रहे हैं इसको। आप इनके नोट्स वैसे आपको मिल जाएंगे, और नहीं भी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बात समझ में आगे नहीं आई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो भाई, आपको हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों से संबंधित बीमारियों को समझ लिया था, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो परिसंचरण तंत्र संबंधी रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और इस साल यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल है, आप जरा ध्यान समझो। सबसे पहला जो रोग है वह है हृदय धमनी रोग। ठीक है, इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। सी का मतलब कोरोनरी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे हार्ट को जो रुधिर की सप्लाई करती है वह कोरोनरी आर्टरी करती है। ठीक है, हमारे हार्ट को जो रुधिर की सप्लाई करती है वो कौन सी धमनी करती है, कोरोनरी आर्टरी करती है। ठीक है, तो देखिए कि भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। सिंपल सी बात है कि इसमें हृदय पेशी को, अब आप ये मत कहना कि सर रक्त तो हृदय के पास ही होता है, उसको आपूर्ति कौन करेगा। अरे भाई, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वहां ब्लड आर्टरी होती है, तो हार्ट को जो रक्त की सप्लाई करता है ना, वो कौन सी धमनी करती है, कोरोनरी धमनी करती है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें हृदय पेशी को रक्त पहुंचाने वाली जो वाहिनी होती है, या मैं ये कहूं कोरोनरी आर्टरी होती है, वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब वो कैसे प्रभावित होती है कि कई बार
उन धमनियों में वसा, कैल्शियम आदि के लवण जमा हो जाते हैं। मैंने आपको एक दिन क्लास में भी समझाया था, एक दिन हार्ट अटैक के बारे में जब हमारी बात चल रही थी, या आपको बताया था ना बाईपास सर्जरी या छल्ले डालते हैं ना, बताया था ना एंजियोप्लास्टी, उसके बारे में। तो देखो ये हमारी आर्टरी है, तो इस आर्टरी में अगर इस प्रकार थक्का जम जाए या कैल्शियम का, लवण का, है ना, जो भी है, कोलेस्ट्रॉल का जो भी है, तो इसके जमा हो जाने से ये रुधिर वाहिनी सक्रिय होगी कि नहीं होगी? सक्रिय होगी ना। और जैसे ही ये सक्रिय हो गई, अब मैं आपको बता दूं कि हार्ट रिलेटेड जितनी भी लगभग डिजीज होती हैं वो सब इसी के कारण होती हैं। अर्थात कोरोनरी आर्टरी में जब धक्का जम जाता है तो बहुत सारी डिजीज इसमें हो जाती है ना। तो ये क्या कह रहा है कि धमनियों के अंदर वसा, कैल्शियम के जमाव से ये रोग होता है, जिसमें धमनी की गुहा क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। ये सक्रिय हो गई ना इसकी कैविटी, ये कोरोनरी धमनी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हृदय पेशी को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनियां हैं वो है प्रभावित होती हैं। ऐसा धमनियों के अंदर वसा, कैल्शियम के जमाव के कारण होता है, और इससे धमनी की गुहा कैसी हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। केवल आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है हृदयपात, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल और हार्ट अटैक, ये दोनों में बड़ा अंतर है। हार्ट अटैक में तो जो धड़कन होती है वो रुक जाती है, बात चलो पहले इसको समझ लो। हृदयपात, हार्ट फेल कब होता है? हार्ट फेल कि इसमें हृदय शरीर के भागों को आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम हृदयपात कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? फुफ्फुस के संकोचन के कारण। अब जरा ध्यान समझो आप, जब फुफ्फुसों में संकुचन हो जाता है तो जो शुद्ध रुधिर है, या मैं कहूं अगर भाई आपके फुफ्फुस संकुचित हैं तो कोशिकाएं भी संकुचित होंगी। उनके संकुचित होने से कोशिकाओं की जो केशिकाएं हैं वो भी संकुचित होंगी, जिससे क्या होता है कि पूरा अशुद्ध रुधिर कोशिकाओं में नहीं, न तो आता ही है और न ही पूरा शुद्ध होगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई फुफ्फुस से ही कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब वो कम हो जाएगी तो होगा क्या कि भाई अगर फुफ्फुस से ही रक्त पूरा नहीं चल रहा है तो हमारा हार्ट, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं जो परिसंचरण तंत्र में रह गई थी मेरे से। हमारा जो हार्ट है वह है 70 ml रक्त को एक बार में पंप करता है। यानी कि हमारा हार्ट एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप करता है, तो लगभग ये 5000 ml रक्त को एक मिनट में पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है। बात समझो, 70 ml रक्त को एक धड़कन में कर रहा है, तो लगभग 70 से 72 हमारी धड़कन होती है एक मिनट में, तो 70 गुणा 70 करें तो लगभग 4905,000 के करीब आता है। आता नहीं आता? तो हमारा हार्ट एक मिनट में 5000 ml ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, जिससे हमारे पूरे शरीर की आपूर्ति होती है। अगर हार्ट के पास या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण या फुफ्फुसों के संकोचन के कारण ब्लड ही पूरा नहीं पहुंच रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या हमारा हार्ट एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि भाई हार्ट के पास तो ब्लड ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या करता है? लगभग 30-40 ml ब्लड को एक बार में पंप करता है, जिससे क्या होगा कि हमारे पूरे ऑर्गन्स को जितना ब्लड चाहिए उतने की ये क्या नहीं कर पाता? आपूर्ति नहीं कर पाता।
और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि भाई हार्ट फेल हो गया, हृदयघात हो गया। बात समझ में आई कि नहीं है? ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक आयतन जिसको कहते हैं। इसको आप समझ रहे हैं, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 70 ml एक बार में, यानी कि 72 बार धड़कन, और 72 धड़कन होती है एक मिनट में, तो एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप कर देता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये है हमारा हार्ट फेल्योर। तीसरा जो है हृदय शोल, एंजाइना पेक्टोरिस इसका पूरा नाम है, हृदय शोल। तो ये क्या है कि इसमें हृदय की जो भित्ति होती है, अब मैंने आपको 3 भित्तियां बताई थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इसमें हृदय की भित्ति को रक्त सही प्रकार से नहीं मिलता। अब रक्त क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि भाई हृदय की भित्ति को रक्त की आपूर्ति कौन कर रही है? कोरोनरी आर्टरी कर रही है। अगर इसमें थक्का जम रहा है तो बताइए मुझे, हार्ट की भित्ति को पूरा रक्त मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि हृदय पेशी को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जिससे क्या होता है, हमारे चेस्ट में और हमारे कंधों में दर्द होने लगता है ना। जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाती, मांसपेशियां सही से कार्य नहीं कर पाती, जिससे सीने और कंधे में दर्द होने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा, सोचते हैं कि भाई सीने में जिसके दर्द रहता है उसको हार्ट अटैक के ज्यादा चांस होते हैं, है ना, सुना है ना। तो वो सिग्नल है, लक्षण है। अगर किसी के सीने में लगातार दर्द रहता है तो वो किसके लक्षण हैं? हृदय शूल के, और इसी से आगे बन जाता है हार्ट अटैक, है ना। तो ये एंजाइना बहुत छोटी सी बात है, आपको इसमें क्या लिखना है कि इस डिजीज में हृदय की भित्ति को रक्त सही प्रकार से नहीं मिलता, क्योंकि कोरोनरी धमनी में थक्का जम जाता है, अतः हृदय पेशी को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, जिससे सीने और कंधे में क्या होता है? दर्द होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हृदय शोल बोलते हैं। लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया भी था पहले, हार्ट की जो बीच की भित्ति होती है वो मायोकार्डियम थी। तो इसमें क्या हुआ कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, हृदयाघात जिसको कहते हैं। ये क्या है भाई कि कोरोनरी धमनी में अवरोध से, वही कंडीशन है, इस धमनी में अगर अवरोध हो जाए तो पेशियों को पर्याप्त रुधिर नहीं मिलता। ठीक है, पर्याप्त रुधिर नहीं मिलता, जिससे पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वो कार्य नहीं कर पाती हैं। और जब वो हार्ट की पेशियां कार्य नहीं कर पाती हैं तो ब्लॉकेज ज्यादा होने से वो धमनी वगैरह है वो ब्लास्ट हो जाती हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? हार्ट अटैक बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी 4 डिजीज हैं परिसंचरण तंत्र संबंधी। अभी 2 डिजीज और है, उनको भी मैं बताऊंगा। पहली हृदय धमनी रोग, आप क्या बोलेंगे कि इसमें हृदय पेशी को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है वो प्रभावित होती है। धमनी क्यों प्रभावित होती है कि उसके अंदर वसा कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं, जिससे वो उसकी गुहा सक्रिय हो जाती है। हृदयपात क्या है कि इसमें हृदय शरीर के भागों को आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता, इसे हार्ट फेल्योर कहते हैं। इसका कारण फुफ्फुस का संकोचन होना है। हृदय शूल क्या है कि हृदय की भित्ति को, देखो सभी का रीजन एक ही है, कोरोनरी आर्टरी का थक्का जम जाना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो हृदय शूल भी इसी के कारण होता है कि इस कारण हृदय की भित्ति को संपूर्ण रक्त नहीं मिलता, जिससे हृदय पेशी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जिससे सीने और कंधे में दर्द होता है। और मायोकार्डियम में
कि इस मायोकार्डियम भित्ति को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता, जिस कारण इसकी पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब एक बात और है, नेक्स्ट डिजीज में आपको यही बता दूं, 4 डिजीज तो ये हुए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक लेकर के भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या मैंने काफी देर लिखा भी था तो आप लिख सकते हैं उसको। जो 5 डिजीज है उसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। क्या बोलते हैं? हार्ट ब्लॉक, हृदय अवरोध। तो हार्ट ब्लॉक कब होता है वो समझो, कि इसमें हिस बंडल सही कार्य नहीं कर पाते, जिससे वो ऐसे नोड के आवेग को निलय तक नहीं पहुंचाते, जिस कारण निलयों का संकुचन नहीं होता और परिसंचरण रुक जाता है। बात को जरा ध्यान समझो। अब जो हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र संबंधी, वह है हार्ट ब्लॉक, यानी कि हृदय का अवरुद्ध हो जाना। हृदय का अवरुद्ध हो जाना मतलब परिसंचरण तंत्र का रुकना। तो ये कैसे होता है कि जब हिस्से के समूह में कोई कारणवश कमी आ जाए। अब वही हिस्स बंडल है जो मैंने हार्ट की क्रिया विधि में आपको बताए थे, तो उसमें अगर कमी आ जाए, अच्छा आपको पता है ना कि ऐसे नोड यहाँ था और हिस्स समूह यहाँ था, फिर ये टोरकिंजे तंतु थे ना, बताया था क्या, और यहाँ पर ए बी नोड था। तो ऐसे नोड से जो सूचना है वह ए बी नोड के पास पहुंचती थी, और ए बी नोड इस सूचना को कहाँ पहुंचाता था? हिस्स समूह तक, और हिस्स समूह इनको टोरकिंजे तंतु तक, और टोरकिंजे तंतु क्या करते थे? निलयों को संकुचित करवाते थे, और निलय संकुचित होते थे तभी तो रक्त धमनियों से जाता था, है ना, ये तो सिस्टम था। लेकिन अगर यहीं से कनेक्शन खत्म हो गया तो आप मुझे बताओ कि निलयों तक संकुचन की सूचना पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। और जब निलय संकुचित नहीं हुए तो ब्लड पंप होगा क्या? नहीं होगा। तो जिससे क्या होगा? परिसंचरण रुक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो पता चल गया हार्ट ब्लॉक क्या है, कि इसमें हिस्स बंडल सही कार्य नहीं कर पाते, जिससे ऐसे नोड के आवेग को निलय तक नहीं पहुंचाते जो, और जिस कारण निलयों का संकुचन नहीं होता और परिसंचरण रुक जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए लास्ट जो डिजीज है जो इसको आप सभी जानते हैं, उच्च रक्तदाब यानी कि बीपी हाई। तो बहुत सिंपल है कि सामान्य जो होता है वो 120/80 होता है, संकोचन और शीतलन। अगर संकोचन के समय 140 या 160 हो जाए और शीतलन के समय 100 या 120 हो जाए, तो आप इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ज़्यादा नहीं, 80-100 कर लीजिए आप। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? उच्च रक्तदाब बोलेंगे। अरे हाई ब्लड प्रेशर तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते क्या? कि सामान्य संकोचन दाब 120 और सामान्य शीतलन दाब 80 होता है। अगर कोई कारणवश सामान्य संकोचन दाब 140 और सामान्य शीतलन दाब 100 हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उच्च रक्तदाब बोलते हैं।
बोलते नहीं बोलते, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग है, जो हमारे लास्ट डिजीज हैं, ठीक है। हाँ, तो जरा आप ध्यान समझो। सबसे पहली कंडीशन है यूरेमिया। यूरेमिया तो क्या है भाई कि अगर रक्त में यूरिया की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml, अच्छा 10 से 30 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में एक सामान्य मात्रा है। अगर इससे ज्यादा यूरिया रक्त में हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाउट डिजीज। ये मुख्य रोग है, मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए, रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो यूरिक अम्ल हमारे जॉइंटों में जमा हो जाता है। ये जो जॉइंट होते हैं ना, घुटने वाले कोने वाले, ये इन जॉइंटों में जमा हो जाता है, जिससे इन जॉइंटों में दर्द होता है। अब ये यूरिक अम्ल कैसे बना रुधिर में कि भाई जब हम जल कम पीते हैं या उपवास रखते हैं तो उसमें पानी वगैरह बहुत कम पिया जाता है, या जो भी हम पदार्थ है वो बहुत कम खाते हैं उपवास में, जिससे हमारी बॉडी में पानी की पूर्ति नहीं होती। और मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो कि अमोनिया के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, यूरिया के लिए मीडियम की, और यूरिक अम्ल के लिए बहुत ही कम पानी की। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आपका शरीर क्या करता है? यूरिया को भी चेंज कर देता है यूरिक अम्ल में, अर्थात उसमें से पानी को और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जिससे यूरिक अम्ल बना, और ये यूरिक अम्ल कहाँ जमा हो जाता है? जॉइंटों में, जिस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? गाउट रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है वृक्क पथरी, सभी जानते हैं आप इसको, किडनी स्टोन। तो पेल्विस, वही पेल्विस है, याद करो पेल्विस को, ये मूत्र वाहिनी है और यहाँ पर जो ये भाग था पेल्विस, ठीक है। तो पेल्विस में यूरिक अम्ल, कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे जमा होकर वो एक कठोर संरचना का रूप ले लेते हैं, जिसे को हम क्या कहते हैं? पथरी कहते हैं। इस पथरी से व्यक्ति को दर्द होता है और मूत्र त्याग के समय भी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कौन सी डिजीज है? वृक्क पथरी है। क्या बोलेंगे वृक्क पथरी में? कि पेल्विस में यूरिक अम्ल, कैल्शियम, फॉस्फेट के लवण जमा हो जाने से पथरी बन जाती है, जिससे रोगी को मूत्र त्याग के समय बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस। मैं आपको एक बात बता दूं, वायरोलॉजी शब्द में अगर पीछे टिस लगा हुआ है, टिस, तो समझ लेना संक्रमण हो रहा है किसी का, इन्फ्लामेशन। देखिए नेफ्रॉन मतलब वृक्काणु, तो वृक्काणु में संक्रमण। तो ये क्या है भाई कि स्ट्रेप्टोकोकाई नाम का जो जीवाणु होता है वह ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन कर देता है। ग्लोमेरुलस केशिका कुछ अभी पढ़ाया है, तो उसमें जब ये संक्रमण कर देता है ना, तो ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है, और जैसे ही ग्लोमेरुलस में सूजन आती है उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। आप याद करो, मैंने एक बात कही थी कि भाई ग्लोमेरुलस जो होता है वह आरबीसी डब्ल्यूबीसी को नहीं छानता, बल्कि प्लाज्मा को छान देता है। प्लाज्मा के अंदर जो पदार्थ उनको छान देता है ना, छोटे छोटे पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेफ्राइटिस में स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु ने, कौन से जीवाणु ने? स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु ने संक्रमण किया, और संक्रमण करने से ग्लोमेरुलस में सूजन आ गई, और इस सूजन से क्या हुआ कि इससे आरबीसी और प्रोटीन भी छन गए, और वो कहाँ आ गए? निस्यंद में आ गए।
तो बताओ खतरे वाली बात है कि नहीं। तो इस डिजीज को आप क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिस बोलेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना। बात को जरा ध्यान से समझो कि भाई स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु ग्लोमेरुलस में संक्रमण कर देता है, जिससे उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और सूजन आने से क्या हुआ कि आरबीसी और प्रोटीन भी छनकर निस्यंद में आ जाते हैं। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। नेक्स्ट डिजीज है ग्लाइकोसियूरिया। सिंपल सी बात है कि ग्लाइकोस यानी कि ग्लूकोज, तो अगर मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति और उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, मूत्र में ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसियूरिया कहते हैं और इसी को हम डायबिटीज डिजीज भी कहते हैं, मधुमेह रोग। डायबिटीज में क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज ज्यादा होता है, और ग्लूकोज जब ज्यादा होगा तो रक्त जब छनेगा ग्लोमेरुलस से तो ग्लूकोज ज्यादा छनेगा, है ना। तो मूत्र के साथ में ग्लूकोज बाहर निकलेगा। तो उस डिजीज को आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसियूरिया या डायबिटीज बोलेंगे। नेक्स्ट डिसयूरिया। अगर मूत्र त्यागते समय दर्द हो रहा है, मूत्र त्यागते समय दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसयूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसयूरिया। और एक बहुत ही मुख्य है हीमेटूरिया या हीमेचूरिया भी इसको बोलते हैं। तो अगर मूत्र के साथ आरबीसी निकले, या मैं सीधी भाषा में ये कहूं कि मूत्र के साथ अगर ब्लड आए, रक्त आए, तो उस कंडीशन को हम हीमेटोयूरिया कहते हैं। तो ये डिजीज समझ में आ गई। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, समझ में आगे बात नहीं आई, बहुत ही मुख्य है। देखो एक बार फिर देख लेते हैं इनको। यूरेमिया, अगर रक्त में यूरिया की मात्रा इतने से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे। गाउट, अगर रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो संधियों में जमा हो जाता है, इसे हम गाउट रोग बोलते हैं। ये कैसे होता है कि या तो हम पानी नहीं पिए या हम उपवास रखें ज्यादा, तो उन व्यक्तियों में इस रोग के ज्यादा चांस होते हैं। बृहस्पति क्या है कि अगर पेल्विस में यूरिक अम्ल, कैल्शियम, फॉस्फेट आदि के लवण पथरी के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे रोगी को मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होती है। नेफ्राइटिस की स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु ग्लोमेरुलस में संक्रमण कर देता है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन के कारण आरबीसी और प्रोटीन छनकर कहाँ आ जाते हैं, निस्यंद में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट था ग्लाइकोसियूरिया। ग्लाइकोसियूरिया क्या है कि अगर मूत्र में शर्करा की उपस्थिति हो और उत्सर्जन हो रहा हो, तो उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसियूरिया कहते हैं, या इसी को हम डायबिटीज भी कहते हैं, है ना। डिसयूरिया, अगर कोई भी कारणवश मूत्र त्याग के समय दर्द हो रहा है, तो वह कंडीशन क्या कहलाती है, डिसयूरिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हीमेटूरिया, कि अगर मूत्र के साथ आरबीसी बाहर निकले, मूत्र के साथ आरबीसी बाहर निकले, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोटूरिया बोलते हैं। क्लियर है ये। चलिए एक दो डिजीज और है इसकी, वो भी हम देख लेते हैं। तो दो डिजीज और है इसकी, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है, यदि
मूत्र की मात्रा सामान्य से अधिक है, मतलब मूत्र बनता है 1.5 लीटर प्रतिदिन, अगर इससे ज्यादा मूत्र बन रहा है तो इस कंडीशन को सामान्य से अधिक बनती है तो इसे पॉलीयूरिया कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। मूत्र की मात्रा सामान्य से कम हो या बहुत ही कम अगर मूत्र बनता है तो उस डिजीज को हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, और अगर सामान्य से ज्यादा बनता है तो इसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आज जो मैंने आपको बताया है वह हमारे 4 तंत्रों की डिजीज बताई है, ठीक है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इन डिजीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये डिजीज याद है तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर फिक्स हैं। इस बार 3 नंबर की डिजीज आई थी हार्ट से रिलेटेड, और लास्ट ईयर 2 नंबर की डिजीज थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब हमारी ये डिजीज भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हाँ ठीक है, इनके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि पीडीएफ में भी इनके नोट्स हैं, और आपको ये अच्छे लगे तो ये लिख लेना, क्योंकि आपको पता ही है मैं हर साल नोट्सों में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता ही रहता है ना, कोई नए शब्द जोड़ना, किसी शब्द को हटाना है, ये चलता ही रहता है। तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई शब्द रह जाता है या कोई शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।